हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। एंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे आपकी बॉडी जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है। एंड हम थोड़े से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है इसमें PYQs भी करेंगे एंड आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे ताकि आप चेक कर सकें कि आपको कितना ये चैप्टर समझ में आया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कि हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड में मैनर में काम करती है, कैसे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट कर पा रहा है आपके रिस्पॉन्सेज को, कैसे आपके डिफरेंट पार्ट्स जो आपस में मिलकर जो हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक रिस्पॉन्स जनरेट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने के लिए ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो है दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो है पहला एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले जो है हम नर्वस सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से मिलकर बना होता है और उन टिश्यूज को हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। तो जो आपका नर्वस टिश्यू है उसकी सबसे बेसिक जो बुनियाद है वो है आपका न्यूरॉन, या जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। ये सबके सब न्यूरॉन्स जो आपकी बॉडी में मिलियंस प्रेजेंट होते हैं एंड ये आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर जो है आपकी बॉडी के अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अभी होता कैसे है, कैसे जो है आपकी बॉडी के अंदर एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एक आपके सामने ये जो है न्यूरॉन का डायग्राम बन रखा है। तो सबसे पहले जो है न्यूरॉन के पास जो है एक डेंड्राइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करती हैं, रिसीव करते हैं कोई भी नर्व इम्पल्स। जैसे फॉर एग्जांपल जो है आपकी जो है हैंड है वो क्या किसी गर्म चीज़ पर टच कर गया या कोई बहुत ही कोल्ड चीज़ पर अगर उसने टच करा तो होगा क्या कि जो आपकी स्किन के अंदर जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगी, वो इस सिग्नल को रिसीव करेंगी। सबसे पहले डेंड्राइट्स जो है इस सिग्नल को रिसीव करेंगी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। ठीक है, इसमें करंट की फॉर्म में ये जो आपकी बॉडी के अंदर जो है न्यूरॉन्स जो है रिसीव करते हैं सिग्नल को। फिर उसके बाद जो ये सिग्नल है ये जाएगा एक स्टार शेप का जो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ आगे, जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन। वो क्या करेंगे, इस सिग्नल को रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले डेंड्राइट्स में गया, फिर सेल बॉडी या साइटोन के अंदर गया, फिर आपको एक लंबी सी टेल दिख रही होगी न्यूरॉन की जो बीच में है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एंड फिर जो है ये सिग्नल को अपने अंदर थ्रू जो है रन करवाएगी एंड उसके बाद जो है ये सिग्नल जाएगा आपका आगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स बोलते हैं या एक्सोनल एंडिंग्स बोलते हैं, कि एक्सॉन की जो एंडिंग्स हैं। एंड जो आपकी एक्सोनल एंडिंग्स होती हैं इनके अंदर जो है यहाँ पर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बुलाते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दीज आर केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसमिट केमिकल सिग्नल। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये केमिकल सिग्नल्स को आगे भेजती हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन को भी भेज सकते हैं, कोई भी जो बॉडी ऑर्गन होगा ये उसको अपना सिग्नल भेजेंगी ये केमिकल्स को यहाँ रिलीज करवाकर। ठीक है, तो नर्व इम्पल्सेस क्या होती हैं, दे आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स जो कि आपका न्यूरॉन्स जो अपने अंदर कैरी करते हैं। एंड ये सबसे पहले जो है कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। और ये कब रिस्पॉन्स करते हैं, रिसीव करते हैं, जब भी कोई स्टिमुलाई आता है एनवायरनमेंट से, कि कोई भी चेंज आ जाए एनवायरनमेंट के अंदर जिसकी वजह से क्या ऑर्गेनिज्म अपने आप एक सिस्टम जो है सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे कि अगर सपोज करो बाहर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक है, या pH चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जिसकी वजह से ह्यूमन या कोई भी प्लांट कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, और उसके बाद होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं आपके नर्व एंडिंग्स की, नर्व फाइबर्स की, जो कि आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये 5 सेंस जो आपके ऑर्गन्स है ये वहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो आपके जो है अलग अलग टाइप के कहाँ प्रेजेंट होते हैं उस हिसाब से इनके नाम है। जैसे कि फोनो रिसेप्टर्स, आप नाम से याद कर सकते हैं, फोन आप कान पे लगाते हो तो ये आपके इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड इनका काम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हियरिंग, सुनना और बैलेंस बनाने का काम होता है। ठीक है, फिर अगला आता है फोटो रिसेप्टर्स, लाइट आपकी आइज जो रिसीव करती हैं, आपकी आइज के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, उनको हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। एंड इनका काम क्या है, विजुअल स्टिमुलस, कोई भी जो बाहर से आपको दिख रहा है वो सारा का सारा ये अपने आप अंदर रिसीव करती हैं। फिर अगला आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये आपके नोज के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनका काम होता है स्मेल करने का। अगला आता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये आपकी टंग में प्रेजेंट होती हैं एंड इनका काम है टेस्ट डिटेक्शन का, कि कुछ भी सॉल्टी है, स्वीट है, कैसा है। फिर अगला आता है थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि आपके स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इनका काम क्या होता है, पेन, कोई भी टच, कुछ भी हो स्टिमुलाई, उसको ये रिसीव करती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है नर्व इम्पल्स का, कि कैसे एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन को ऐसे ऐसे ट्रैवल करके आपकी पूरी बॉडी में जो आपके ब्रेन तक या आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक इस सिग्नल को लेकर जाती है। तो सबसे पहले जो है आप चाहे सपोज करो कि कोई भी हॉट चीज आपने टच करी, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर कौन से रिसेप्टर्स जाग जाएंगे जो आपकी स्किन के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज
थर्मो रिसेप्टर्स, ये इस सिग्नल को रिसीव करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पर ये हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करा, ठीक है, और किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद ये जो स्टार शेप की जो आपको दिख रहे हैं आगे, इनको हम क्या बुलाते हैं, साइटोन बुलाते हैं या सेल बॉडी बुलाते हैं। फिर ये सिग्नल को रिसीव करेंगी। फिर थर्ड आएगा, ये जो सिग्नल है यहां से चलता हुआ जाएगा एक्सॉन में, एंड एक्सॉन के बाद जो है ये सिग्नल जाएगा आपकी नर्व एंडिंग्स में। तो हो गया आपका थर्ड, हो गया आपका एक्सॉन, फोर्थ हो गया आपका नर्व एंडिंग्स या एक्सोनल एंडिंग्स भी आप इनको बोल सकते हो। ये सिग्नल को रिसीव करेंगी। अब होता क्या है कि यहाँ जो इनके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है, जिसका मैंने नाम न्यूरोट्रांसमीटर्स बुलाया था, वो इस केमिकल को यहाँ रिलीज कर देंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि आपके जो दो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में, इनके बीच में जो है थोड़ा सा गैप होता है। ऐसा नहीं होता कि वो एकदम बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकी पड़ी होती हैं। एंड जो ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है, इसको हम क्या बुलाते हैं, साइनैप्स बुलाते हैं। तो अब जो आपका ये सिग्नल यहाँ तक जो पहुंचा न्यूरॉन्स का, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, ये केमिकल क्या होते हैं, इस साइनैप्स के अंदर आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। एंड ये केमिकल जाएंगे फिर अपनी दूसरी न्यूरॉन्स के ऊपर, दैट इज डेंड्राइट्स के ऊपर। एंड ये डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन जो है उसको रिसीव करेंगी। फिर से वही सेम चलेगा, साइटोन के अंदर सिग्नल जाएगा, साइटोन से एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से नर्व एंडिंग्स में जाएगा, फिर नर्व एंडिंग्स से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इस सिग्नल को आगे बाहर भेजेंगी, फिर अगली न्यूरॉन प्रेजेंट होगी। ऐसे ऐसे करके जो है आपकी पूरी बॉडी में जो आपका ये सिग्नल है ये रन करता है। अब आप देख भी पा रहे होंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कैसे हो रहा है, डेंड्राइट्स, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग्स ये जो है एंड में प्रेजेंट है, या एक्सोनल एंडिंग्स भी आप इनको बोल सकते हो। फिर साइनैप्स में आपका केमिकल बन रहा है, फिर अगला डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व इंपल्स है वो इलेक्ट्रिकल, केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, ऐसे ऐसे चलता चलता जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी, कुछ भी आपको सिग्नल मिला, चेंज आया एनवायरनमेंट के अंदर, तो सबसे पहले डेंड्राइट्स ने रिसीव करा, फिर उसके बाद इस सेल बॉडी के अंदर गया, फिर ये जो लंबा सा जो है टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, एंड लास्ट में आ जाएगा आपके नर्व एंडिंग्स में। एंड नर्व एंडिंग्स के अंदर ये जो केमिकल्स होते हैं इनको हम क्या बुलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जांपल अगर आपने कभी डोपामिन वगैरह सुना होगा, सेरोटोनिन सुना होगा, तो ये वो उसके एग्जांपल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के। एंड ये केमिकल जो है यहाँ साइनैप्स के अंदर रिलीज हो जाएगा, एंड ये केमिकल फिर जो है फिर से अगली जो न्यूरॉन्स हैं, डेंड्राइट्स हैं जो उसकी, वो रिसीव कर लेंगे इस सिग्नल को। फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, ऐसे ऐसे रन करता हुआ पूरी बॉडी में रन करेगा। फिर आते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, न्यूरो यानी कि न्यूरॉन, एंड मस्कुलर मतलब मसल। आप यहाँ पर देखो, या आप इमेजिन करो यहाँ पे एक पूरा न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये उसके एक्सोनल एंडिंग्स है, तो यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा वो आगे यहाँ रन करेगा, और फिर उसके रन कर कर जो है यहाँ एक्सॉन के अंदर जो है एंडिंग्स आपको दिख रही होंगी, ये नर्व एंडिंग्स जो हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, टर्मिनल एंड, मतलब लास्ट वाला जो एंड है न्यूरॉन्स का, टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व एंड मसल। ये जो आपको यहाँ नीचे ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है, ये वाले पूरा का पूरा ये मसल है। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ सिग्नल कोई आता है तो ये सिग्नल यहाँ रन करेगा, एंड जिसकी वजह से क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये यहाँ रिलीज हो जाता है आपकी मसल में, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। आपने ये देखा भी होगा जिम में आजकल लोग जैसे डोलों को अपने फ्लेक्स करते हैं जैसे, तो उसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल केसेस में आपकी मसल ऐसे है, ठीक है। तो जब आप इस सिग्नल को रिसीव करते हैं तो आपके जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर जो आप देख पाते हो कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या मसल्स ऐसे ऊपर कूद जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं न्यूरॉन्स के टाइप्स पे। न्यूरॉन्स जो है 3 टाइप की होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स। काम इनका क्या होता है, इनका काम होता है रिसीव करने का सिग्नल्स को। ये आपके सेंस ऑर्गन्स में, देखो नाम से पता चल रहा है सेंसरी न्यूरॉन, तो ये बेसिकली कहाँ आपके जितने भी रिसेप्टर्स हैं आपके 5 जो सेंस ऑर्गन्स है उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। फिर अगला आता है मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन्स। तो ये क्या करती हैं, जो भी मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी इनको सिग्नल मिलेगा कि भाई हाँ हाथ पीछे उठाना है या हाथ को आगे करना है, कुछ भी करना है, जो भी काम करना है, ये वहाँ से जो है अपने ब्रेन से जो है वो सिग्नल को जो आपके मसले कोई भी ग्लैंड तक लेकर जाएंगी। फिर आता है इंटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स या एसोसिएटेड न्यूरॉन्स बोलो, कुछ भी बोल लो। इनका काम क्या होता है, इन दोनों को, सेंसरी न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करवाने का। आपने अगर कभी रिले रेस देखी होगी तो उसमें भी क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे सपोज करो ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। फिर बीच में आ जाएगा आपका कौन सा, रिले न्यूरॉन, और फिर आएगा आपका मोटर न्यूरॉन। ये क्या है, सेंसरी है, ये आपका है इंटर न्यूरॉन, और ये आपकी मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी क्या करेगी, पहले इंटर न्यूरॉन को सिग्नल देगी, ठीक है, और फिर ये इंटर न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन को देती है।
फिर ये मोटर न्यूरॉन जो भी ग्लैंड या कोई भी मसल होगी उससे कंसर्न उसको ही अपना आगे जाके सिग्नल देती है। फिर आपके बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के एक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले जो एक्शन है वो है वॉलंटरी एक्शंस, जिसमें कि आपकी खुद की जो है सोच, जिसमें आपके अंदर जो आपके कंट्रोल में जो एक्शंस, उनको हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं, जिसमें आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व है। अब थिंकिंग इन्वॉल्व है तो यानी आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व है, जैसे कि डांसिंग हो गया, जंपिंग हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी अपने आप ही जो है डांस करती रहती है हर टाइम, या जंप करते रहते हो आप हर टाइम, या आप हर टाइम लिखते रहते हो, चलते रहते हो। ये जब आपकी विल है, जब आपके अंदर कंट्रोल में, जब आप चाहते हो तो तभी ये काम हो रहे हैं, ठीक है। फिर अगला आता है इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, यहाँ पर जो आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, हाँ, पर यहाँ पर आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन होगी आपकी ब्लड वेसल्स की, आपके हार्ट जो पंप कर रहा है, ब्लड जो पंप कर रहा है, वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस में, ये भी हमारे जो है विल के कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पर आपकी थिंकिंग भी इन्वॉल्व नहीं होती और यहाँ पे आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड क्यों इन्वॉल्व है, ब्रेन क्यों इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो जो ब्रेन है वो सिग्नल को जब समझेगा, ठीक है, तो वो क्या उसको समझकर फिर बताने में जब तक टाइम लगेगा तब तक आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका होगा। इसलिए जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है ये सिग्नल जो है सीधा स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं। इसके एग्जांपल कैसे हैं, जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन टच एन हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे आप कोई गर्म चीज को छूते हो, आपका एकदम से हाथ पीछे जाता है, आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता, तब तक आपका हाथ पीछे होता है, ठीक है। या स्नीजिंग होगी, जब आपके इरिटेशन होते हैं तो आपको एकदम से छींक आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले सोचते हो या कुछ करते हो। कफिंग होगी, या आपकी आंखों के अंदर कोई पार्टिकल चले जाता है, या आपकी आंख में कोई बहुत तेज ऐसे रोशनी डाल दो तो आपकी आंखें अपने आप छोटी हो जाती है या बंद हो जाती हैं। या कोई आपको जैसे कि कोई मारने के लिए आता है तो आप क्या करते हो, अपने हाथों को आगे कर लेते हो अपने आप को बचाने के लिए, या आप पीछे हो जाते हो, जो भी है। तो वो क्या आपकी बॉडी है, जैसे आपने सुना भी हो, कई लोग बोलते हैं कि इसके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हैं, यानी कि वो रिफ्लेक्स एक्शन ही है जो आपकी बॉडी को बचाना चाहता है। एंड रिफ्लेक्स एक्शंस क्या करते हैं, बेसिकली आपकी बॉडी को, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो आपकी बॉडी अपने आप को बचाने के लिए करती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी क्या रास्ता अपनाती है अपने आप को बचाने के लिए, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो जरा इसको हम समझते हैं, एक आपके बुक के अंदर जो डायग्राम है एनसीईआरटी के, उससे समझते हैं कि सपोज करो कि आपकी जो हैंड है उसने जो है किसी गर्म चीज पे हाथ लगा दिया। अब आपको पता है आपकी स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टिमुलाई यहाँ पर क्या था, क्या एनवायरमेंट में चेंज आया, हॉटनेस, कोई हॉट ऑब्जेक्ट था उसने टच करा तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके थर्मो रिसेप्टर्स ने हीट या पेन को डिटेक्ट किया। अब वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो है इस सिग्नल को आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उसके अंदर भेजेगा। तो फिर आपके सेंसरी न्यूरॉन ने ये सिग्नल जो है आगे जाके कहाँ भेजा, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में भी कहाँ भेजा, स्पाइनल कॉर्ड को जो आपके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, जब आप उसको कट करते हो ना, तो जब आप उसको देखते हो तो जो वो ऐसी दिखती है बिल्कुल बटरफ्लाई शेप की, ऐसे बिल्कुल। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सीएनएस में कौन सी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है, रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होती है। एंड ये रिले न्यूरॉन फिर जो है आगे जाके सिग्नल किसको भेजेंगी, मोटर न्यूरॉन को भेजेंगी। एंड ये मोटर न्यूरॉन किसको भेजता है आगे, सिग्नल इफेक्टर को। इफेक्टर क्या है, कोई भी टिश्यू स्ट्रक्चर लगा लो, कोई मसल लगा लो, ग्लैंड लगा लो, दैट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलस फ्रॉम नर्वस सिस्टम। यहाँ पे इसने क्या रिस्पॉन्ड देगा, इफेक्टर फिर आगे क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स में क्या करेगा, वो अपना हाथ जो है पीछे खींच लेगा, ठीक है, ताकि वो अपनी बॉडी को बचा सके। तो ये जो मेरी बॉडी ने जो रास्ता फॉलो किया, द पाथ थ्रू विच अ नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व इन अ रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। देखो पहले स्टिमुलस आया, कोई भी हॉट चीज थी तो उसने रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स थे जैसे इस केस के अंदर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन भी कौन सी, सीएनएस के अंदर जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड को दिया सिग्नल, आगे मोटर न्यूरॉन को गया, मोटर न्यूरॉन ने हैंड को दिया, इफेक्टर आप देख पा रहे होंगे हैंड मसल्स को, एंड जिसने कहा क्या सिग्नल दिया कि हाथ पीछे कर ले, तो रिस्पॉन्स जो था आपका जनरेट हुआ। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट एक्शन है, तो ये एनिमल जो है बहुत फास्ट इससे वो रिस्पॉन्ड करता है, ताकि जो भी कोई अगर हार्मफुल स्टिमुलाई है जिससे खतरा है आपको, उससे क्या है आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड को जो भी सिग्नल जा रहा है, तो आगे ये ब्रेन को भी सिग्नल जा रहा है, मैसेज टू ब्रेन। अब ये ब्रेन में क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, पर यहाँ पर तो मैसेज जो है ब्रेन को भी जा रहा है। यहाँ पर मैसेज जो है ब्रेन को इसलिए जा रहा है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो ब्रेन है, यहाँ पर ब्रेन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, यहाँ पे इसका एक इनडायरेक्ट रोल है। इनडायरेक्ट रोल क्या है कि वो क्या है, वो इसको एक एज अ याद रखता है मेमोरी के,
क्योंकि अगर आपको आपके साथ कुछ भी अगर कोई बुरा होता है या कुछ भी मतलब कोई गर्म चीज़ होती है, हाथ पे अगर कोई टच कर गई, तो आपको याद होता है कि ये गर्म चीज़ है, मुझे इसके आसपास नहीं रहना, कोई आग जल रही है कि मुझे इसके आसपास नहीं रहना, मुझे इसे टच नहीं करना, इससे क्या है मेरी बॉडी को नुकसान होता है। तो ये सब कौन करवा पा रहा है? आपका ब्रेन। आपका ब्रेन क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है ऐसे इवेंट्स को और उनको फ्यूचर के लिए यूज करता है, ताकि जो है पर्सन अवेयर रहे अपने आसपास की सराउंडिंग में कि कभी कुछ हो तो वो अपने आप को इस सिचुएशन से ऐसे बचा सके। ठीक है, फिर अब हम थोड़े PYQs कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि इन अ नर्व सेल द साइट वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, कि वो नर्व सेल के अंदर बताओ कि कौन सी साइट है जहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में चेंज होता है। एक्सॉन में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रन करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करती हैं उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था जो कि आपके न्यूरॉन और मसल को कनेक्ट करवा रहा था, वहाँ पे जब सिग्नल आ रहा था तो वो मसल्स के अंदर क्या कर रहे थे, केमिकल्स को रिलीज करवा रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर अगला आता है डिफाइंड रिफ्लेक्स एक्शन, कि एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लेती है। फिर अगला बोला है कि आप इसको फ्लो चार्ट के हेल्प से जो है रिफ्लेक्स एक्शन को स्नीजिंग के केस में बताइए कि जब आपको स्नीजिंग होती है आपकी बॉडी में कैसे कैसे जो है पूरा का पूरा एक्शन जाता है, ट्रैवल करता है। तो क्या होगा, सबसे पहले कोई स्टिमुलस होगा, कोई भी इरिटेशन होगी आपके नोज के अंदर जाएगी, जिसकी वजह से कि आपके नोज के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो सिग्नल को रिसीव करेंगे, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन को देंगे, फिर वो आगे रिले न्यूरॉन को आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है उसको देगी, फिर वो मोटर न्यूरॉन को देगा, मोटर न्यूरॉन आगे इफेक्टर को देगा आपके नोज से, फिर जिसकी वजह से क्या है आपको छींक आएगी, एंड इसकी वजह से क्या है जो भी आपकी इरिटेशन थी वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, फिर अगला आता है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज सेंसरी नर्व ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स टू द। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपकी सेंसरी नर्व्स हैं जो रिफ्लेक्स आर्क में, वो किसको सिग्नल दे रही है, रिले न्यूरॉन को, है ना। और रिले न्यूरॉन जो है आपकी रिफ्लेक्स आर्क में कहाँ प्रेजेंट होती थी, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, कौन से वाले पार्ट के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर अगला है सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर उनका अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल इट्स पार्ट, कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि न्यूरॉन का डायग्राम बनाइए और वहाँ पे पार्ट्स को लेबल कीजिए। जैसे कि अगर मैं एक न्यूरॉन बनाऊँ, ये एक आपकी न्यूरॉन होगी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स लेबल करने हैं, इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले बोला है वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। तो आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ एक्वायर होती है, सबसे पहले डेंड्राइट में। डेंड्राइट सबसे पहले जो आपके सिग्नल को रिसीव करती है। फिर अगला बोला है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कि आपके जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ ट्रैवल करते थे ऐसे, वो है आपका एक्सॉन। फिर है वेयर द इलेक्ट्रिक इम्पल्स मसल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, की आगे जो आपकी ये जो जा रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो केमिकल में कहाँ चेंज होता है। ये जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता था नर्व एंडिंग से जो केमिकल रिलीज होता था, दैट इज योर साइनैप्स। तो फर्स्ट का आंसर हो गया डेंड्राइट, दूसरे का आंसर हो गया एक्सॉन, एंड थर्ड का आंसर हो गया साइनैप्स। फिर अगला आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो नर्वस सिस्टम होते हैं, दो टाइप के, एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो नाम से पता चल रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जो आपकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे लाई कर रहा है, आपकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे क्या क्या लाई कर रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और आपकी जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, क्रीनियम प्रेजेंट होता है, एंड आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। और आगे अगर समझे अगर हम, तो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वही आपकी पूरी की पूरी बॉडी को रेगुलेट करवा रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले जो है आपका जो ब्रेन है उस एक बोनी टाइप के बॉक्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। तो जो आपका ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, क्रेनियम। फिर उसके बाद जो है, जैसे सपोज करो कि ये आपका क्रेनियम हो गया, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका जो है ये ब्रेन प्रेजेंट है। तो कहते हैं जो ये क्रेनियम है एंड जो आपका ये ब्रेन है, इसके बीच में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, सेरिब्रल मेनिंजेस बुलाते हैं। तो जब ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो उस टाइम क्या होता है कि पहले आपके स्कल को खोला जाता है, फिर उसके बाद जो आपकी सेरिब्रल मेनिंजेस खोली जाती हैं, एंड फिर जो आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है उस पर ऑपरेशन करवाया जाता है। तो आपके ब्रेन और ये जो सेरिब्रल मेनिंजेस हैं उनके बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF। देखो नाम से पता चल रहा है, सेरिब्रो यानी कि ब्रेन, और स्पाइनल मतलब कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होगा। ये जो आपके
आपके पीछे स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसके अंदर भी ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का, कि कभी अगर आपको मैकेनिकल इंजरी वगैरह कुछ होगी तो ये क्या करेगा, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे आपके पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं या बैकबोन होती हैं। एंड ये ऐसी छोटी छोटी 33 होती हैं। एंड CSF भी प्रेजेंट होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रही छोटी छोटी सी जो हड्डियाँ आपके पीछे रीढ़ की, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पर ऐसे टोटल 33 होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला हमारा नर्वस सिस्टम, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। अब देखो नाम से पता चल रहा है, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी में, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आगे निकल रही हैं, जैसे आपके ब्रेन से जो आगे फर्दर निकल रही हैं नर्व्स, उनको हम क्या बुलाते हैं, क्रेनियल नर्व्स बुलाते हैं। एंड ये टोटल 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 24 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके 24 टोटल प्रेजेंट होती हैं। ऐसे स्पाइनल नर्व्स होगी, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो येलो येलो हिस्सा दिख रहा होगा आपको पूरी बॉडी के अंदर, ये जो ऑर्गन्स को आगे लेके जा रही है, ऑर्गन्स पे कनेक्ट होती हैं, ये होते हैं टोटल 31 पेयर्स, यानी कि टोटल 62, ठीक है। आगे फिर जो है एक चीज और याद रखना कि जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो आपका ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपकी बॉडी के और ऑर्गन्स, जो भी जितने भी आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होंगे ना, उनको जो कनेक्ट जो करवाता है वो कौन करवाता है, PNS करवाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं यही लेकर जाएंगे आगे सिग्नल को बताने के लिए कि ऑर्गन्स को कि ये काम करना है वो काम करना है। फिर अगर हम बात करें आगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन में जो है 3 पार्ट्स मेजरली होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है आपका सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस और आपका हाइपोथैलेमस होता है ना, वो दोनों के दोनों मिलकर बनाते हैं डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन फिर हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन जो है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करवाता है। एंड जो आपका हाइंड ब्रेन होता है उसमें 3 पार्ट्स आते हैं फर्दर, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले जो हम सीरीज वाइज करके जो है इनके पार्ट्स और उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम सेरिब्रम में। तो आपके जो आगे माथे में वाली साइड जो मतलब आपका प्रेजेंट है फोर ब्रेन में, सबसे पहले आता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, ठीक है। एंड इसमें जितनी भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आप सोच के कोई भी आप सोचते हो, क्रिएटिविटी दिखाते हो, अपनी मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह कुछ भी जो आप करते हो, वो सब कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरिब्रम करता है। आपकी मेमोरी होगी, आपने बचपन में आपको जैसे याद है कि भाई इस खाने की जो है ये स्मेल होती है, अगर मैं ए बोलूँगी तो मुझे ये शेप बनानी है, एप्पल बोलूँगी तो ये शेप होती है। तो ये सब कुछ जो आपने सोचा है, आपके दिमाग में जो स्टोर है, आपकी इमोशंस हो गए, आपकी स्पीच होगी, ये सब कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। फिर आते हैं हम थैलेमस पे। अब आप देख पा रहे होंगे थैलेमस जो है आपका, ये रहा ये वाला हिस्सा। थैलेमस क्या करता है, आपकी जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके सेरिब्रम को देता है। जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स जो रिसीव करते हैं वो उनको फिर आगे जाके किसको दे देता है, सेरिब्रम को दे देता है। फिर आता है आपकी थर्ड जो आपके फोर ब्रेन के अंदर, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि आपकी जो भी भूख है, प्यास है, आपकी नींद है, उन सबको कंट्रोल करता है। और ये हाइपोथैलेमस ये है कि जो आपके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में क्या है, कोऑर्डिनेट करवाता है आपस में। यही जो है आगे जाके कंट्रोल करने वाला आपके जितने भी, ये आपका हाइपोथैलेमस, जितने भी आपके हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं वो सब का सब भी यही कंट्रोल करेगा। फिर आते हैं हम अपने मिड ब्रेन के ऊपर। मिड ब्रेन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका मिड ब्रेन, ये वाला हिस्सा। तो देखो आप देख पा रहे हो कि फोर ब्रेन और जो आपका हैंड ब्रेन है उसको कौन कनेक्ट करवा रहा है, आपका मिड ब्रेन कॉन्टैक्ट करा रहा है। और जो आपका मिड ब्रेन है वो एक्ट करता है, वो मैं बता चुकी हूँ, ब्रिज ट्रांसमिट जो भी सिग्नल होता है आपके फोर ब्रेन से हैंड ब्रेन तक, ये मिड ब्रेन ही लेके जाता है। अगला कंसर्न्ड विद सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, जो भी आप देखते हो सुनते हो वो सब भी कौन कंट्रोल करता है, आपका मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। फिर आते हैं हम अपने थर्ड, दैट इज हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन जहाँ पे आपके पीछे गुद्दी होती है ना, उधर वाली साइड प्रेजेंट होता है। तो हैंड ब्रेन में जो आपका क्या आता है, सेरिबेलम आता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये रहा सेरिबेलम, इतना बड़ा वाला हिस्सा। जो सेरिबेलम है ये क्या करता है, आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर मूवमेंट्स को, मेंटेन करता है आपके बॉडी पोस्चर को। जैसे आप चल पा रहे हो, बैलेंस बना के चल पा रहे हो, आप साइकिल चलाते हो, आपका बैलेंस ना बिगड़े। या आपने कभी देखा होगा जो सर्कस में जब वो चलते हैं रस्सी के ऊपर, वो एक बिल्कुल बैलेंस बना के चल पाते हैं, तो वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका पोन्स। जो पोन्स है ये क्या करता है, आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये वाला हिस्सा, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, इसमें आपकी बॉडी के जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं वो सबका सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर है।
जैसे कि आपका स्लाइवेशन हो गया, आपके मुंह में जो है लार टपकती है खाने को देखकर, ब्लड प्रेशर हो गया, वॉमिटिंग होगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, जो मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सारे के सारे कौन करवाता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही करवाता है। और एक और चीज़ कि जो आपका ब्रेन है ना, आपके ब्रेन को आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कौन कनेक्ट करवाता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही करवाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया हमारा ब्रेन कंप्लीट। अब जो फंक्शन समझ लेते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जितने भी आपके बॉडी के अंदर फंक्शंस होंगे, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व है, तो जितने भी आपके बॉडी के फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है? आपकी बॉडी से जो भी सिग्नल आ रहे हैं और फिर उसको किसी भी ऑर्गन तक पहुंचाना, या कोई भी बॉडी से आपके ब्रेन तक उस सिग्नल को पहुंचाना, वो सब भी कौन करता है? आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। और जितने भी आपके वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होगी, वो भी कौन कंट्रोल करता है? आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद अगर हम आगे अपने PYQs देखें, तो सबसे पहले पूछा हुआ है कि हाउ इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बींग्स, कि आपका जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसे प्रोटेक्ट होता है। तो आपका जो ब्रेन है उसके अंदर CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो शॉक को एब्सॉर्ब कर लेता है। सेरिब्रल मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं, 3 लेयर्स। और क्या प्रेजेंट होता है? क्रेनियम प्रेजेंट होता है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? CSF प्रेजेंट होता है, और 33 वर्टिब्रेज प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, स्टेट वन मेन फंक्शन ऑफ मेड्यूला। मेड्यूला का काम क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? आपका मेड्यूला करता है। एंड सेरिबेलम क्या करता है? जो भी बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर पोस्चर में चाहिए, वो सारा का सारा भी आपका सेरिबेलम कंट्रोल करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस, कि आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से एक्शंस कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ ऑलरेडी, दैट इज सेरिबेलम। फिर आता है बीटिंग ऑफ हार्ट। अब आप खुद बताओ कि आपका जो हार्ट है वो आपके बीट आपके हाथ में तो नहीं है, तो इसका मतलब इनवॉलंटरी एक्शन हुआ, यानी कि मेड्यूला। और जो थिंकिंग होती है वो आपका सबसे पहले आगे वाले हिस्से में सेरिब्रम करता है, दैट इज फोर ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है। ऐसे ही आगे ब्लड प्रेशर, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? आपका मेड्यूला ही कंट्रोल करता है। फिर अगला पूछा है, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस, यानी कि जो आपके बस में है, दैट इज सेरिब्रम, जो कि आपके फोर ब्रेन में मिलता है। और इनवॉलंटरी एक्शंस मेड्यूला, जो कि आपके हैंड ब्रेन में मिलता है, पीछे वाले हिस्से में। फिर आता है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ PNS, कि क्या इंपॉर्टेंस है PNS की। PNS जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड ये क्या करता है? आपके जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करवाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ दिस नर्वस सिस्टम एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर ओरिजिन्स। तो PNS के अंदर कौन से दो अलग अलग आ रहे थे सिस्टम, दैट इज क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। एंड इसका ओरिजिन क्या है? क्रेनियम, ब्रेन से इसका ओरिजिन हुआ था। एंड अगला क्या कंपोनेंट था? स्पाइनल नर्व्स, और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? स्पाइनल कॉर्ड से हुआ था। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही थी उनको हम स्पाइनल नर्व्स बुला रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द CNS, कि CNS के अंदर क्या क्या आता है? CNS के अंदर आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ही उन्होंने पूछा है आपका PNS के अंदर क्या आता है? PNS के अंदर आता है आपके क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। अगला पूछा है, हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ CNS प्रोटेक्टेड, आपका ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड होता है? CSF से, यहाँ लिखवा रखा है मैंने ऑलरेडी, सेरिब्रल मेनिंजेस हो गया, क्रेनियम से प्रोटेक्टेड रहता है। फिर अगला है, विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजर हो जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिग्नल जो है नहीं हो पाएंगे। तो देखो आपका स्पाइनल कॉर्ड सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ था? रिफ्लेक्स एक्शंस में, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो है रिफ्लेक्स एक्शंस नहीं हो पाएंगे। और आपके जो जितने भी इम्पल्सेस हैं बॉडी पार्ट से आपके ब्रेन तक वो नहीं जा पाएंगी, या आपके ब्रेन से जितने भी ऑर्गन्स तक जो सिग्नल्स जा रहे थे वो नहीं जा पाएंगे, वो सारे के सारे भी जो है डिसरप्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर पहुंच नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द CNS एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैं भी बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि जो CNS है वो आपकी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स से कौन सा सिस्टम जो है उनको जुड़वाता है, कनेक्ट करवाता है, दैट इज योर PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और कहते हैं व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? दैट इज योर क्रेनियल नर्व्स, जो कि ब्रेन से निकल रही थी, और स्पाइनल नर्व्स, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही थी, ठीक है। फिर आता है
अब यहाँ तक तो जो है हमने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया कि एनिमल्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहा है पूरा का पूरा। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए ना नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है इनके अंदर दो टाइप से कोऑर्डिनेशन होती है, एक तो मूवमेंट्स के थ्रू होती है और एक केमिकल्स के थ्रू होती है। तो जो हम सबसे पहले मूवमेंट्स को समझेंगे कि वे मूवमेंट्स में कैसे होती है इनके अंदर प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। अब इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर समझते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ पर जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ना, यहाँ पर जो मूवमेंट है वो डिपेंडेंट होती है ग्रोथ के ऊपर। यहाँ पर जो भी स्टिमुलस आएगा तो वो जिस डायरेक्शन में भी आपका प्लांट जो ग्रो कर रहा होगा ना वो उधर ही जाने लग जाएगा या तो उससे दूर भागेगा। ठीक है, कि जैसे सपोज करो कि बाहर से अगर किसी ने किसी को जो है लाइट दी किसी प्लांट को, अगर मेरा प्लांट जो है तो यहाँ पर जो लाइट थी वो क्या थी, मेरा स्टिमुलस थी। ठीक है, जो यहाँ पे सनलाइट आई वो मेरा स्टिमुलस थी। तो जो प्लांट जो वाला हिस्सा जो ग्रो करने लग जाएगा उधर की तरफ डायरेक्शन की तरफ उसने मूवमेंट अपनी स्टार्ट करी मेरे पेड़ ने। तो जिस डायरेक्शन में उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट करी और वो उधर की तरफ ही फिर ग्रो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर जिधर से स्टिमुलस आ रहा है उधर की तरफ ही जब ये ग्रो करने लग जाएगा तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट या पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है मेरा पेड़। और जो हिस्सा मेरा जो पेड़ का जो दूर भागेगा लाइट से, लाइट यहाँ पे क्या है, ऐसा स्टिमुलस काम कर रही है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो उसके अगेंस्ट हो रही है, जहाँ से स्टिमुलस आ रहा है उससे दूर भाग रहा है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म जो है ये शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट होती है जो मूवमेंट होती है ग्रोथ के ऊपर। पर वहीं पे अगर मैं नेस्टिक मूवमेंट देखूंगी, यहाँ पर जो मूवमेंट है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपको बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है स्टिमुलस का, जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है आपका ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट बोल लो, छुई मी बोलो या मिमोसा प्यूडिका बोलो, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये आपकी बुक के अंदर एक सेंसिटिव प्लांट है जिसको बता रखा नाम टच मी नॉट प्लांट। इसमें क्या होता है कि जब आप इसको टच करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने इसको टच किया तो ये जो टच था ये क्या था, एक स्टिमुलस था इसके लिए। तो जब आपने इसे टच किया तो क्या होता है, इसकी पत्तियां जो है बंद होने लग जाती हैं। ठीक है, अब ये पत्तियां यहाँ पे बंद क्यों होती हैं, तो जो आपकी जो लीव्स की जो बेस होता है ना, इसका बेस जैसे ये दिखा रखा है, ये जो लीफलेट है इसकी पूरी की पूरी, इसका जो बेस होता है यहाँ पे ये वाला, इस बेस के अंदर जो सेल्स होते हैं ना उनके अंदर होता है पूरा का पूरा फिल वाटर, पूरा अच्छे से जो है वाटर भरा होता है इसके अंदर होता है वाटर। और ये वाटर क्या करता है, प्रेशर लगाता है सेल्स की वॉल्स पे, एंड जिसकी वजह से क्या है, ये बहुत इंटैक्ट रहता है पूरा, मतलब अच्छे से टाइट रहेगा पूरा। ठीक है, अब जैसे आप इसे टच करते हो तो क्या होता है, यहाँ स्टेम से क्या है, केमिकल सिग्नल दौड़ता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल दौड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये केमिकल क्या करवाएगा, इसमें से जितना भी वाटर है उसको लूज करवा देगा, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो सेल है वो फ्लैसिड हो जाएगा, चिपक जाएगा, चपटा हो जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ से जितना भी वाटर, देखो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, सारा का सारा वाटर लूज हो जाता है, एंड ये क्या करता है, ये स्टेम के थ्रू नीचे चले जाता है, यहाँ से जो है ना ये नीचे चला जाता है सारा का सारा वाटर, एंड जिसकी वजह से क्या है कि जो भी वाटर मेरा लूज होता है उसके बाद क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होंगे, मेरे लीव्स जो है क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, एंड जैसे लीव्स मेरे क्लोज होते हैं जिसकी वजह से क्या है, पत्ते बंद हो जाते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जहां पे जब इसको बंद कर रहे हो वो वहीं का वहीं है पत्ता मेरा, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ जहां से इसको आपने इधर से टच करा तो ये इधर की तरफ मेरे पेड़ पत्तियां मुड़ जाएंगी और फिर उधर से बंद हो जाएंगी। ठीक है, या ये आपकी तरफ मुड़ जाएंगी या आपसे दूर भाग जाएंगी, ये पत्तियां जहाँ पे हैं वो वहीं की वहीं हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई हाँ आपको कहाँ से इसने टच किया कहाँ से नहीं करा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन जो है नहीं शो की जाती, जहाँ पे पेड़ है वो वहीं का वहीं है। पर वहीं पे जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो उधर की तरफ ही होने लग जाएगी जहाँ पे स्टिमुलस है, या तो फिर उससे दूर भागेगी। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है वो स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसके अब जो है ट्रॉपिक मूवमेंट्स के हम टाइप्स देखते हैं और समझते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म, लाइट, या तो आप लाइट की तरफ जाएंगे पेड़ या तो लाइट से दूर भागेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम है, कहते हैं कि जो पेड़ है उसको आप एक कार्डबोर्ड में रखो और एक तरफ से जो है एंट्री करने दो, लाइट को आने दो। तो यहाँ पे लाइट जो है वो क्या एक्ट कर रही है, एज अ स्टिमुलस एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो स्टेम है वो क्या कर रही है, यहाँ पे उसने पहले थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई, ठीक है, पहले वो थोड़ी सी मुड़ी और फिर क्या होगा, जब लाइट आती रहेगी तो उधर की तरफ ही वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं ऑल द टाइम। एंड जो रूट्स है वो क्या करेंगी, वो दूर भागेंगी लाइट से एज अ स्टिमुलस। तो जो अवे जा रही है वो क्या शो करेंगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेंगी। तो यहाँ पे जो मेरी रूट्स हैं वो कैसे शो कर रही हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं। एंड जो मेरी स्टेम है वो क्या शो कर रही हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं, वो उसकी तरफ जा रही हैं। जैसे आप यहाँ भी देख पा रहे हो कि लाइट आ रही है तो ये देखो स्टेम जो है उसकी तरफ ही जा रही है जहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा जियोट्रॉपिज्म।
या तो जो मेरे प्लांट की जो मूवमेंट है या तो ग्रेविटी की तरफ होगी या तो ग्रेविटी से दूर होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे अगर मैंने पेड़ को टेढ़ा भी कर दिया तो जो मेरी रूट्स हैं वो नीचे ही ग्रेविटी की टूवर्ड्स ही जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर जो मेरी रूट्स हैं वो क्या शो कर रही हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं। एंड जो मेरी स्टेम है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये क्या शो कर रही है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। फिर इसके बाद अगला आता है कीमोट्रॉपिज्म, कि केमिकल्स की तरफ जाना। जैसे कि आप पेड़ में देख पाते हो कि जब पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं तो उसके अंदर जो होते हैं आगे पॉलन ग्रेन, जब वो जा रहे होते हैं आगे, और ये क्या ओव्यूल है, ये फीमेल पार्ट है, तो ओव्यूल के अंदर सिस्टम होता है कुछ जो क्या कहते हैं केमिकल्स रिलीज करवाता है। एंड ये केमिकल क्या करते हैं, गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को, अपनी तरफ खींचते हैं, ये अपनी तरफ मूवमेंट करवाते हैं इनकी। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है पॉलन ट्यूब की वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, केमिकल के ऊपर। केमिकल क्या है यहाँ पे, एक एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है, वो अपनी ग्रोथ ही उसकी तरफ दिखा रहे हैं, केमिकल की तरफ चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल का जो है एग्जांपल आ जाएगा कीमोट्रॉपिज्म के अंदर। फिर अगला आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, नाम से पता चल रहा है वाटर, या तो वाटर की तरफ जाएगा या तो वाटर से अगेंस्ट जाएगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो पेड़ है, यहाँ पर अगर वाटर नीचे की तरफ था तो जो आपकी रूट्स थी वो सीधा ग्रो कर रही थी, टूवर्ड्स जा रही थी पानी के। यहाँ पे वाटर का एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी रूट्स हैं वो क्या शो करेंगी, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करेंगी। पर जो मेरी स्टेम्स है वो क्या कर रही है, अगेंस्ट जा रही है, दूर भाग रही है वाटर से, है ना। अगर आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, अगर मैंने वाटर को इधर मूव करवा दिया तो मेरी रूट्स ने इधर की तरफ ही अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, पर जो मेरी स्टेम है वो दूर ही भाग रही है। तो जो मेरी स्टेम है वो कैसे शो करती है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती है। एंड जो मेरी स्टेम है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती है, जो मेरी रूट्स हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती हैं। फिर अगला आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है कि जब कोई टच के थ्रू जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दे प्लांट। इसमें एग्जांपल आ रखा कॉइलिंग ऑफ टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स। ठीक है, तो देखो क्लाइंबर्स वो होते हैं कि जो दूसरों का सहारा लेके जो आगे क्लाइंब करते हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है पी हो गया, मनी प्लांट हो गया, आपका करेले का पेड़ हो गया, ये सब के सब जो है क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल होते हैं। एंड टेंड्रिल्स क्या होती हैं, बेलें होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपने इसको थोड़ा सा टच दिया, जैसे आपने इसको एक टच दिया तो ये टेंड्रिल्स देखो कैसे कॉइल करने लगी प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप समझो इस चीज को, जैसे कि सपोज करो कि ये था, मैंने लकड़ी थी, ठीक है, मैंने इसको हल्का सा जो है ऐसे मोड़ दिया बेल को इसके ऊपर। अब आप देखते कुछ टाइम में फिर ये इसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, पर ऐसा हुआ क्यों कि ये इसकी तरफ क्यों ग्रो करने लगी। तो देखो जो हिस्सा ना टच कर रहा होता है और इसको स्टेम को जैसे टच करे, सपोज करो लकड़ी को, इस वाले हिस्से में क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन एक टाइप का प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हिस्सा दूर होगा, जो टच नहीं कर रहा होगा, उसमें जो होता है ऑक्सीजन जो होते हैं उसकी अमाउंट क्या होती है, जो हिस्सा टच कर रहा होता है उसमें, जो हिस्सा टच कर रहा होता है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है कम होती है। एंड जो हिस्सा दूर होता है उसमें जो ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है, अब इधरली साइड के जो सेल्स हैं वो ग्रो करते जाते हैं, इधरली साइड की जो स्टेम है वो ग्रो करती रहेगी, लंबी लंबी होती जाएगी। एंड जिसकी वजह से क्या है, ये ओवरऑल फिर जो है क्लाइंब करता रहता है पेड़ के ऊपर। तो ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो टेंड्रिल्स में क्लाइंब करने में हेल्प करता है क्लाइंबर्स को। फिर आते हैं हम प्लांट हार्मोन्स को। हमने मूवमेंट समझ ली, एक प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। अब आते हैं हम प्लांट हार्मोन्स को समझते हैं, दैट इज फाइटो हार्मोन्स को। फाइटो हार्मोन्स दो टाइप के होते हैं आपके। ठीक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की जो चाहते हैं कि भाई हाँ मेरा पेड़ बड़ा हो, मेरे पेड़ से जो है आगे फ्रूट्स बने, ठीक है, बर्ड्स बने, सीड्स निकले आगे जाके, जो चाहते हैं कि प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ हो। और एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो नहीं चाहते कि भाई हाँ प्लांट ग्रो हो, सीड बने। ठीक है, तो इसमें जो है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में आपके आ जाते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। एंड जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में आ जाते हैं आपके एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। एक्चुअली में जो इथाइलिन है ना वो प्रमोटर का भी काम करता होता है, इनहिबिटर का भी काम करता होता है। पर जो इथाइलिन के जो मतलब ऐसे कह सकते हो आपके जो बेकार काम है ना वो थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए जो है इथाइलिन को हम इनहिबिटर्स में ही गिनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ऑक्सिन को समझते हैं। ऑक्सिन जो क्या करता है, प्रमोट करवाता है सेल इलॉन्गेशन को, इस सेल्स को लंबा करवाएगा शूट के अंदर। ठीक है, एंड इसका काम क्या होता है, कंट्रोल करता है ये फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म को, और ये फ्रूट की डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट कराता है कि फ्रूट्स बने। और एक बात बता दूं मैं आपको, जो ऑक्सीजन है, क्योंकि प्लांट्स के पास ऐसा कोई ऑर्गन तो होता नहीं है, पैनक्रियाज हो गया या कोई एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, जो प्लांट की जो शूट्स होती है ना, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, शूट टिप्स होगी, या आप ऐसे लगा लो जो रूट्स की जो टिप्स होती हैं,
यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, शूट की टिप पे और रूट की टिप्स पे प्रेजेंट होता है। तो अब देखो समझते हैं हम कि भाई जो प्लांट्स में ऑक्सीजन कैसे ग्रोथ कैसे करवाता है। सपोज करो ये शूट की टिप है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब सूरज की किरणें कैसे बिल्कुल सीधी पड़ रही है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरा ऑक्सीजन। पर जैसे ही ना मेरे धूप जो यूनिडायरेक्शनल हो जाती है, मतलब एक तरफ आने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगा जब मेरा सूरज, तो होता है कि जो मेरा ऑक्सीजन है ना वो सारा का सारा ना एक तरफ को जमा होने लग जाता है, दैट इज योर शेडी एरिया में जहाँ पे धूप कम पड़ रही होती है। एंड आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करवाता है, सेल इलोंगेशन करवाता है, यानी कि इधर वाली साइड के जो सेल्स हैं वो उनको क्या करेगा, ज्यादा लंबा लंबा करेगा एज कम्पेयर टू यहाँ के। तो यहाँ के सेल तो बड़े आराम आराम से ग्रो कर रहे हैं, पर एक साइड से सेल जो है मेरे को ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, तो यहाँ वाली साइड जो है भारी हो जाएगी एंड जिसकी वजह से क्या मेरी स्टेम जो है बेंड करने लग जाती है धूप की तरफ। तो ये क्या शो करवा रहा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करवा रहा है स्टेम का। इसका एग्जांपल आप सनफ्लावर में भी देख सकते हो। आपने देखा होगा कि सनफ्लावर की जो स्टेम होती है वो थोड़ी बेंड सी होती है ना। क्यों होती है, क्योंकि देखो इधर वाला हिस्सा तो जो धूप की तरफ है वहां पे ऑक्सीजन जो है मेरा कम है, और इधर वाली साइड पे जो ये स्टेम है इधर वाली साइड में मेरा जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा है। एंड जो ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो इधर वाली साइड के वो सेल को इलोंगेट करवाएगा, जिसकी वजह से इधर वाली साइड जो है ज्यादा लंबी हो जाती है, वो झुकाव हो जाता है। इसलिए जो सनफ्लावर को हम क्या बोलते हैं, सूरजमुखी, कि सूरज की तरफ उसने अपना मुंह कर रखा है, ठीक है। फिर अगला आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है स्टेम की इलोंगेशन करवाता है। आप देख पा रहे हो कि पहले इतनी सी स्टेम थी प्लांट की, फिर उसके बाद और लंबी होगी एंड उसके बाद और ज्यादा फर्दर लंबी होगी। तो ये क्या करवाता है, स्टेम की इलोंगेशन करवाता है। बड की स्प्राउटिंग कराता है। जैसे कि आपके घर में भी आपने कभी रखते हो चने वगैरह, तो उसमें क्या होता है, स्प्राउट्स आ जाते हैं ना। तो जो बड है, जैसे एक सपोज करो ये सीड है, तो सीड पे जो ऐसे स्प्राउट निकलेंगे, तो जब आप इसको अगर सॉइल पे लगा दोगे क्या होता है, इसमें से पूरा का पूरा एक प्लांट बन जाता है। तो ये प्लांट की ग्रोथ चाहता है कि हाँ इसमें से एक पेड़ बने, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो इसलिए जिब्रेलिन के एक प्रमोटर है। फ्लावरिंग चाहता है, फ्रूट की डेवलपमेंट हो, सीड की डेवलपमेंट हो, जर्मिनेशन हो, ये सब का सब कौन करवाता है, जिब्रेलिन करवाता है। अब देखो साइटोकाइनिन्स। साइटो मतलब क्या होता है, सेल। काइनिन मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो जो सेल के डिवीजन को प्रमोट करवाता है सारा का सारा, कि 1 से 2 से 4 6 ऐसे ऐसे बनता जाए, वो सब कौन करवाता है, साइटोकाइनिन करवाता है। और ये डिले करवाता है एजिंग ऑफ लीव्स ऑफ जितने भी आपके लीव्स या फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, स्लो स्लो, ताकि वो आराम से एज करें। फिर आता है एब्सिसिक एसिड। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ABA से भी डिनोट करते हैं। ये क्या, एक इनहिबिटर है। ये नहीं चाहता कि जो है आपके जो सीड है वो आगे प्रमोट हो, आगे प्लांट में बने। ये डोरमेंसी करवा रहा है। डोरमेंसी का मतलब क्या है कि जो आपका सीड है ना वो ऐसे कैसा ही रहे, ये जो है ना आगे जाके फर्दर पेड़ में कन्वर्ट ना। तो ये इनहिबिटर तो करवा रहा है ये ग्रोथ को, ठीक है। और ये करवाता है, प्रमोट करवाता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोज करवा देगा स्टोमेटा को, तो जिसकी वजह से क्या है, वाटर का गैस का एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, कि जब पेड़ को जो है स्ट्रेस होता है, बाहर की कंडीशंस जो है फेवरेबल नहीं है पेड़ के लिए, ग्रोथ के लिए, तब जो है एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है। एंड ये क्या करवाता है, प्रमोट करवाता है विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स को। मतलब कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहले ऐसे हरा था पत्ता, फिर उसका धीरे धीरे पीला हुआ, और फिर उसके बाद वो प्लांट से डिटैच हो गया। तो ये प्लांट की सेनेसेंस मतलब डेथ करवाने के लिए, धीरे धीरे पत्तों को गिराने का, ये इसका काम होता है। फिर अगला आते हैं हम अगले हार्मोन पे, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, ये गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। एंड ये क्या करवाता है, स्टिमुलेट करवाता है राइपनिंग इन सम फ्रूट्स, एंड ये प्रमोट करवाता है एजिंग इन लीव्स, और ये फ्रूट्स और लीव्स को भी ड्रॉप करवाने में हेल्प करवाता है पेड़ से। अब देखो स्टिमुलेट कैसे करवाता है राइपनिंग इन सम फ्रूट्स। जैसे सपोज करो आपने केले वगैरह देखे होंगे, वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। तो अगर सपोज करो कि आपने एक बहुत ही पका हुआ केला रख दिया कच्चे केलों के साथ में, तो ये जो पका हुआ केला है ना, ये क्या करता है, ये अपने अंदर से इथाइलिन रिलीज करने लग जाएगा। और क्योंकि इथाइलिन के गैसियस हार्मोन है, तो क्या करेगा वो, इन जितने भी कच्चे केले ना, ये इनको भी फास्ट राइपन करवाना शुरू कर देगा। एंड इसको जो है फार्मर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं कि अपने फ्रूट्स वगैरह को जल्दी जल्दी पकाने के लिए, ठीक है। फिर अगर हम थोड़े PYQs के बारे में बात करें, तो इसमें क्वेश्चन है, हाउ इज मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स। तो देखो एक मूवमेंट जो सेंसिटिव प्लांट की थी, जो टच मी नॉट प्लांट था, और दूसरा बोल रहे हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स। रूट्स जो है नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं आपके मेरे। तो जो इसमें स्टिमुलस होगा, सबसे पहले जो नेस्टिक मूवमेंट में जो आता था, इसका स्टिमुलस क्या था, टच था। जब आप पत्ते को छू रहे थे तो वो बंद हो जा रहे थे। एंड वहीं पे जो रूट्स है वो नीचे की तरफ कैसे ग्रो करती हैं, वहाँ पे स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी है। दूसरा, सेंसिटिव प्लांट में जो है कोई ग्रोथ नहीं होती, वहाँ पे जो पत्ते हैं वो सिर्फ बंद होते हैं और कुछ नहीं होता उसमें। ऐसा तो नहीं कि वो आपकी तरफ 2 सेंटीमीटर ग्रो कर गई जहाँ से उसको टच करा था, या आपसे 2 सेंटीमीटर छोटे हो गए, वो जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। पर जो यहाँ पर है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स में, वहाँ पे क्या होता है, जो आपकी रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देती हैं,
ठीक है। एंड दूसरा क्या है, तीसरा जो पॉइंट है नॉन डायरेक्शनल है, वहाँ पे कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिलती आपके पत्तों पे, वो जैसे थे वो वहीं के वहीं बंद हो जाते हैं। पर जो आपकी मूवमेंट है रूट्स की वो नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्या डायरेक्शनल मूवमेंट है। फिर अगला है एक्सप्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच, कि जो उसको टच करते हैं, जो उसको आप कोई सहारा दे दोगे, कुछ भी टच दे दोगे, तो उसमें कैसी मूवमेंट होती है और कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो है क्या, जैसे सपोज करोगे आपने उसको एक स्टेम का टच दे दिया, ठीक है, या कोई भी लकड़ी का सहारा दे दिया, तो जब आप इसके ऊपर वो जब कॉइल करना स्टार्ट करेगा, तो जो हिस्सा दूर होगा उस वाले हिस्से में क्या होगा, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो हिस्सा टच कर रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट जो है कम होगी। एंड जो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इधर साइड के जो सेल्स हैं वो बहुत लंबे लंबे होंगे, फास्ट लंबे होंगे एज कम्पेयर टू यहाँ के थोड़े थोड़े धीरे धीरे होंगे, तो इधर वाली साइड जो है ज़्यादा ग्रोथ होगी। एंड जिसकी वजह से क्या है, ग्रोथ जब ज़्यादा होगी तो स्टेम जो है ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करेगी एंड कॉइल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। फिर अगला आता है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन, कि हार्मोन सेलेक्ट करिए जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर है साइटोकाइनिन, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी से सेल, सी से साइटोकाइनिन्स। फिर अगला है वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड इन अ प्लांट, ऑक्सीजन जो है प्लांट में शूट की टिप्स वगैरह पे रिलीज होते थे, है ना। फिर उसके बाद पूछा है विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, कि जहाँ से लाइट आ रही है वो उधर की तरफ प्लांट जो है उधर की तरफ ग्रो करता है, तो दैट इज योर स्टेम या शूट। फिर दूसरा है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, कि दूर भागता है लाइट से, कौन सा हिस्सा भागता है, रूट। फिर अब पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, कि वाटर की तरफ जो है कौन सा हिस्सा पास आता है, रूट। फिर आते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम में, एनिमल्स में। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर दो सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक तो था आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा था एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर जो ग्लैंड्स आते हैं, सबसे पहले जो है एक ग्लैंड आता है, उसको समझ लेते हैं, दैट इज योर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ना, सपोज कीजिए यहाँ पर आपके ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, एंड यहाँ ऊपर आपकी स्किन होगी, ये वाला हिस्सा जो आपकी स्किन है। तो यहाँ से क्या होता है, जो ग्लैंड्स होते हैं ये कुछ भी केमिकल सिक्रीशंस जो करेंगे, वो केमिकल सिक्रीशंस क्या होंगी, वो यहाँ रिलीज होंगी। एंड उसके बाद क्या होंगे, ये डक्ट के हिस्से से थ्रू से जो है ये आगे ऊपर आपकी स्किन के ऊपर आ जाएंगे। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका टीयर ग्लैंड्स हो गया आपकी आंखों में, ऑयल ग्लैंड्स हो गए जो आपकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड स्वेट ग्लैंड्स हो गए जहाँ से पसीना वगैरह आता है, ये सारे के सारे जो है किस में आता है, आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। तो देखो क्योंकि डक्ट के थ्रू जो आपकी केमिकल सिक्रीशंस ऊपर आ रही हैं, तो इसलिए जो हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड्स भी बुलाते हैं। पर वहीं पे जो दूसरी ग्लैंड्स हैं, एक होती हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, सपोज करिए कोई भी एक ऑर्गन है, ठीक है, इस ऑर्गन ने कोई भी केमिकल बनाया, खासकर हार्मोन्स बनाए, वो हार्मोन्स क्या होंगे, सीधा के सीधा जो है आ जाते हैं आपकी ब्लड वेसल्स में, आपके ब्लड्स के अंदर आ जाते हैं। एंड ये जो ब्लड है, जो भी आपका टारगेट ऑर्गन होगा वहां तक इसको लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि जो केमिकल था, जो हार्मोन था आपका, वो कोई जो है किसी डक्ट के अंदर गया फिर उसके बाद वो आगे जा रहा है, यहाँ पे वो सीधा ब्लड के अंदर आपके रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो है हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बुलाते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स बुलाते हैं, कि इनके पास नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। सबसे पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड आता है दैट इज योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट था, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट था आपके फोरब्रेन के अंदर। तो इमेजिन करिए ये रहा आपका फोरब्रेन एंड इस फोरब्रेन से आगे आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ऐसे। तो ये रहा आपका हाइपोथैलेमस। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हाइपोथैलेमस था वो एक कोऑर्डिनेशन करेगा आपके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में। एंड ये नीचे क्या है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये भी आपके ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब होगा क्या, जैसे सपोज करो कि जो हाइपोथैलेमस है ये जो है राजा है, ठीक है, ये बताने वाला है कि आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को भाई तुझे क्या करना है, तुझे कब हार्मोन रिलीज करना है, तुझे कब हार्मोन नहीं रिलीज करना है। तो जब मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है किसी हार्मोन की, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि चल भाई अब ये हार्मोन बना दे। तो ये क्या कर रहा है, ये उसको एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, जो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन को रिलीज कराएगा। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलीजिंग हार्मोन है, यहाँ से उस हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
एंड जब उस हार्मोन का काम हो गया मेरी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर हार्मोन एक मिनिमम अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, अगर हद से ज़्यादा हो जाएंगे ना तो भी बीमारी होती है, और अगर बहुत कम भी रिलीज होंगे तो भी बीमारी हो जाती है। तो क्योंकि इनको स्पेसिफिक अमाउंट में ही रिलीज होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे उस हार्मोन का काम हो गया तो अब उसके बाद जो है हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, बोलेगा बस अब मुझे जरूरत नहीं है फालतू का, अब रिलीज करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करेगा, ये उसको नेगेटिव सिग्नल भेजेगा। तो जिसके से क्या, मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या करेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन भेजेगा कि भाई बस ठीक है भाई, हो गया जितना था, जितना रिलीज करवाना था करवा दिया तूने, अब रुक जा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, लिखा भी हुआ है, हाइपोथैलेमस जो है रिलीजिंग हार्मोन्स करवाता है जब जरूरत होती है, और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन्स जब जरूरत नहीं होती है। एंड इसका फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करवाता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को, जो भी पिट्यूटरी से हार्मोन निकलने होंगे, और उसके टारगेट साइड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके ऊपर जाकर एक्ट करवाएगा। फिर अगला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। एंड ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है। एंड ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपकी ग्रोथ है, जो अभी बचपन से लेकर अभी तक जितना बड़े हुए हो, आपकी बोन्स जो आपकी बड़ी हुई हैं, ठीक है, ओवरऑल आपके जो टिश्यूज वगैरह पे जाके एक्ट करता है एंड उनकी ग्रोथ करवाता है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे हार्मोन जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही रिलीज होने चाहिए, अगर हद से ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे तो बीमारी हो जाएगी। तो अगर मेरा ग्रोथ हार्मोन कुछ ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो क्या होती है, बीमारी जजेंटिज्म हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी हाइट का इंसान हो जाएगा। और अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम रिलीज होगा तो ड्रॉफिज्म हो जाएगा, यानी बोनर्स जो छोटे छोटे से हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा रिलीज हो गया तो 8 फीट तक जो है हाइट होगी, या अगर बहुत ही कम हुआ, हद से ज़्यादा ही कम हो गया रिलीज, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉफिज्म का शिकार हो जाएगा इंसान। फिर आता है हमारा अगला ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड। अब आप देख भी पा रहे होंगे थायराइड ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है। ये कहाँ होता है, ये आपके ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है, आप देख पा रहे होंगे आपके गले के ऊपर प्रेजेंट है, ये रहा थायराइड ग्लैंड। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड था आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था, फिर आता थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड आपका जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं, ये पेयर्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। ये आपका मेल का हो गया और ये आपका फीमेल का डायग्राम हो गया। तो अब जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, थायरॉक्सिन करवाता है। ये करवाता है, कंट्रोल करवाता है आपकी बॉडी के अंदर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स के आपकी बॉडी के अंदर कैसे टूटेंगे, कैसे केमिकल रिएक्शंस वगैरह होंगी, आपका मतलब बेसिकली आपको पूरी बॉडी को ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ये अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। तो जिसका जितना अच्छे तरीके से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा होगा वो उतना अच्छा फिट होगा, उसका मेटाबॉलिक उतना अच्छा होगा, ठीक है। एंड जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसको क्या है, आयोडीन चाहिए होता है रिलीज होने के लिए, ठीक है। तो आपका सपोज करो ये यहाँ पर क्या है, अगर सपोज करो आपका थायराइड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है। ये आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है आपके गले में प्रेजेंट होता है, ये करता है, ये अपने अंदर थायरॉक्सिन बनाता है। अब इस थायरॉक्सिन बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है, जो लोग डाइट जैसे जिनकी डाइट होती है उनके अंदर नमक में जो है आयोडाइज सॉल्ट नहीं होता, उनके नमक के अंदर क्या है, आयोडीन ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आयोडाइज सॉल्ट ही नहीं है उनकी डाइट में, है ही नहीं है, वो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो अब अगर आयोडीन ही नहीं होगा तो मेरा थायरॉक्सिन ही नहीं बनेगा, है ना। तो होता क्या है कि मेरा थायराइड ग्लैंड क्या सोचता है कि अगर मेरे पास आयोडीन नहीं है तो क्या करता है, वो अपने गले का जो है थायराइड ग्लैंड का जो है और ज़्यादा बड़ा कर देता है उसको, ताकि मैं और ज़्यादा थायरॉक्सिन बना सकूँ कंपनसेशन में। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, आपका थायराइड ग्लैंड जो इतना बड़ा हो जाता है, स्वेल कर जाता है, गर्दन में प्रेजेंट होता है, इतना ज़्यादा सूज जाता है आगे को। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन सफर करता है फ्रॉम गोइटर। ये किससे हुआ, आयोडीन की कमी की वजह से हुआ, ठीक है। फिर अगला आता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये क्या होता है, ये पेयर में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ होता है, आपकी किडनीज के अबव प्रेजेंट होता है और पेयर में होता है, यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका पेयर में। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये प्रेजेंट है दोनों के दोनों, ये ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं ये कौन सा हार्मोन करते हैं रिलीज, एड्रेनलिन रिलीज करते हैं। एड्रेनलिन रिलीज कब होता है, जब भी आपको जो है ना कोई फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आप, या कोई इमरजेंसी हार्मोन है, आप इमेजिन करिए अपना सबसे गंदे से गंदा डर कि आपके पीछे कुछ पड़ गया, जो आपका बहुत खतरनाक डर है। तो आपकी बॉडी जो है खुद को बचाने के लिए उस टाइम पे क्या करती है, एड्रेनलिन रिलीज करती है। या आपने एड्रेनलिन रश सुना होगा, जैसे कि कुछ लोग जब बंची जंपिंग वगैरह करते हैं, मतलब ऐसी कुछ इमेजिन करिए सिचुएशन जिसमें जो आपने इमेजिन ना करा कभी खुद को। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि कोई इंसान था, उसने जो है चीता को मार दिया या शेर से वो लड़ गया, है ना, उससे लड़ गया। तो उस टाइम पे वो जो उसके बॉडी के अंदर जो शक्तियाँ आई हैं, वो जो थोड़े टाइम के लिए वो जो सुपर हीरो बन गया है, उस टाइम पे उसकी बॉडी के अंदर क्या रिलीज हुआ, एड्रेनलिन रिलीज हुआ उस इंसान से, उस जो भी जानवर से, या खुद को बचाने के लिए या उससे लड़ने के लिए जो भी उसकी बॉडी के अंदर उस टाइम पे रिलीज हुआ, वो क्या था, एड्रेनलिन था। अब एड्रेनलिन करता क्या है, अब आप खुद सोचो, आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, डर से भाग रहे हो, तो आपकी क्या होगी, आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी, आपकी सांस बढ़ेगी, है ना, आपको पसीना आएगा,
आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी डर के मारे कि आप चेक करोगे अपने आसपास की कहीं वो आ तो नहीं रहा, कोई भी जो भी जानवर है या कुछ भी आपको जिससे चीज़ से भी डर लगता है, आप अलर्ट हो जाओगे उसके लिए स्पेसिफिकली। तो ये सब क्या है, आपकी बॉडी क्या करवाती है, एड्रेनलिन रिलीज करवाती है, वही ये सब काम करता है। तो ये रहा एड्रेनलिन की फंक्शन की हार्ट बीट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जितनी भी ऑक्सीजन वगैरह वो मसल्स को चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपको भागना है, आपको लड़ना है, तो आपकी मसल्स में जो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके मसल्स के पास से सारा का सारा चले जाएगा। और जितना भी आपको ब्लड होता है ना, जब आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज हो रहा होता है, तो आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे होते हैं, जिनको भी जरूरत नहीं है जिनके फंक्शन की अभी, तो वहां से जो ब्लड होगा वो सारा का सारा क्या होता है, आपकी हार्ट की तरफ चले जाता है, ठीक है। तो जितना भी ब्लड होगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, आपकी स्किन से, वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, आपकी स्मॉल आर्टरीज की तरफ चले जाएगा, आपकी हार्ट की। तभी तो जो आप बोलते हैं कि कभी जो डर लगता तो ऐसे बोलते हैं ना, रंग उड़ गया उसका। क्यों? क्योंकि आपके जो स्किन से भी जो है आपके सारा का सारा जो ब्लड है वो सारा का सारा डाइवर्ट हो जाता है आगे स्केलेटल मसल्स में, क्योंकि आपकी जो भागना है आपके हाथों में पैरों में, तो उस टाइम आपको एनर्जी चाहिए। एंड क्या होगा, आपकी सांस बढ़ जाती है। तो ब्रीदिंग रेट जब बढ़ता है तो उसके से क्या आपका डायफ्राम जो है, रिब्स जो है वो फास्ट फास्ट कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाएंगी। तो ये सारा का सारा क्या आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं जब आपकी बॉडी को लड़ना होता है, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होता है बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है, एंड ये सिंगल ही होता है। और पैनक्रियास की कुछ खासियत है, जैसे कि यार आपका स्टमक ये यहाँ ऐसे करके प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैनक्रियास जो होता है ना वो दोनों की तरह एक्ट करता है, एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है ये, और एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी ये एक्ट करता है। जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है तो ये अपने थ्रू क्या रिलीज करवाता है, दो टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स रिलीज करवाता है, दैट इज ट्रिप्सिन हो गया और लाइपेज हो गया। जो ट्रिप्सिन होता है वो डाइजेशन करवाता है प्रोटीन्स की, एंड लाइपेज जो होता है वो फैट्स की डाइजेशन करवाता है। एंड जब ये एंडोक्राइन की तरह एक्ट करता है मेरा पैनक्रियास, तो ये क्या रिलीज करवाता है, इंसुलिन रिलीज करवाता है, ठीक है। और जो इंसुलिन का फंक्शन है वो क्या है, लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। अभी होता कैसे है, जैसे सपोज करो कि आपने कुछ खाना खाया, आपने जो ऐसे परांठा खाया जिसमें जो है बहुत ज़्यादा स्टार्च था, ठीक है। वो स्टार्च जो है टूटेगा, फिर आगे जाके ग्लूकोज बनेगा। अब क्या हुआ, एकदम से जब आपने खाया, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाई, काफ़ी ज़्यादा शुगर खाया, तो आपके क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये ग्लूकोज जो आपकी पूरी बॉडी में घूमता हुआ पहुंचेगा पैनक्रियास तक। पैनक्रियास में जो सेल्स हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे और वो देखेंगे कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, और आपको पता है कि ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ा रहे तो फिर दिक्कत की वाली बात है ना। तो ये क्या करेगा, पैनक्रियास रिस्पॉन्स में क्या रिलीज करवाएगा, इंसुलिन रिलीज करवाएगा। एंड इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को तोड़वा देगा। एक तो इस ग्लूकोज को तोड़ के वो एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा जो एटीपी की फॉर्म में आप जो दिन भर में यूज करोगे, है ना। दूसरा क्या करवाता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ये करवाता है अपने, या तो ये दे देता है मसल्स को या आपके लीवर को दे देता है, ठीक है। एंड जो आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसलिए जो है कभी कभार जैसे अगर आप कभी एक आधी मील स्किप भी कर देते हो, आपको इतनी मतलब भूख नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने जो है स्टोर करके रखा हुआ है ग्लूकोज। तो जब आप खाना स्किप कर देते हो, मील स्किप कर देते हो, तो यही ग्लाइकोजन जो है दोबारा टूट के जो है ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब आप खुद बताओ, अब ग्लूकोज टूट गया, कुछ एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो गया, कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमने स्टोर कर लिया ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो मेरा ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ब्लड के अंदर कम हो गया ना। अब ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो फिर से ये ब्लड जो घूमता घूमता जाएगा पैनक्रियास में पहुंचेगा, मेरे पैनक्रियास सेल वाले जो है इसे डिटेक्ट करेंगे कि हाँ भाई अब इंसुलिन का लेवल कम हो गया, तो क्या करेंगे, वो इंसुलिन को सीक्रेट करवाना बंद कर देंगे। अगर आप खुद सोचो, अगर कोई दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से क्या मेरा पैनक्रियास जो है इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है, तो अगर मेरा जो हाई ग्लूकोज लेवल था पहले जो बढ़ा हुआ था, अगर इंसुलिन ही नहीं है मेरे पास, तो कैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम जाएगा, ये होगा ही नहीं, मेरे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा। एंड जिसकी वजह से क्या आता है, लोगों को होती है डायबिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुगर होगी, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का। फिर अगला आता है टेस्टिस, जो कि मेल्स में प्रेजेंट होती है, एंड ये क्या होती है, पेयर्स में प्रेजेंट होती है। एंड ये कहाँ होती है, एब्डोमेन में होती है ना, स्क्रॉटम के अंदर होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, जो कि क्या करती है, डेवलप करती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, या जितने भी आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वॉइस डीप होगी बॉयज की, है ना, या हो गया बियर्ड की ग्रोथ होने लग जाती है, मस्टैच बनने लग जाती है, आर्मपिट्स में हेयर आने लग जाते हैं, प्यूबिक एरिया में हेयर्स आने लग जाते हैं, तो वो सब का सब जो भी है ये सारा का सारा कौन करवाता है, कंट्रोल टेस्टोस्टेरोन करवाता है। ऐसे हम ओवरीज पे अगर आए, ओवरीज किस में प्रेजेंट होती है, फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, है ना। ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, ये रहा एब्डोमेन वाले एरिया में
ये भी किस में प्रेजेंट होती हैं, पेयर्स में ही प्रेजेंट होती हैं। एंड इनका काम क्या होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाने का। जो ईस्ट्रोजन है वो क्या करती है, जितने भी आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी डेवलपमेंट करवाती है। एंड जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि मेंस्ट्रुएशन होगी, है ना, मैमरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट होगी, आर्मपिट्स में हेयर आना, ये सब का सब कौन करवाता है, ईस्ट्रोजन करवाता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है मेंटेन कराता है प्रेगनेंसी। जो यूट्रस था आपका, यहाँ पर जो ये यूट्रस होता है, यहाँ पर जो बेबी जो लगता है एम्ब्रियो, वो यहाँ पर उसको मेंटेन करके कौन रखता है, प्रोजेस्टेरॉन रखता है। ये सारा का सारा हो गया आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स। और अब हम समझते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, अ टाइप ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म इन विच द लेवल ऑफ वन सब्सटेंस इन बॉडी इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ अनदर। यहाँ पर क्या है कि आपके बॉडी में जो है एक चीज़ जो है दूसरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करेगी। जैसे कि अगर आपने खाना खाया था, जब आपकी बॉडी में अंदर शुगर लेवल एकदम से बढ़ गया था, ठीक है, अब ये ब्लड घूमते घूमते क्या करेगा, घूमते घूमते पहुंचेगा पेनक्रियास में। पेनक्रियास में सेल्स जो है डिटेक्ट करेंगे, पेनक्रियाटिक सेल्स, एंड वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज करेंगे। तो ये जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा था एकदम से आपकी बॉडी के अंदर, अब इंसुलिन जैसे रिलीज होगा तो इंसुलिन क्या करवाएगा आपकी बॉडी के अंदर, इस ग्लूकोज लेवल को एक तो तोड़वाएगा, एनर्जी बनवाएगा, इससे एटीपी की फॉर्म में आप यूज कर सको, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब आपका ब्लड शुगर लेवल जो है कम हो जाएगा। अब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो अभी ब्लड फिर से घूमते घूमते पेनक्रियास के पास पहुंचेगा, एंड वहां जाकर क्या देखेगा, पेनक्रियास समझेगा, अब समझ में आ जाएगा कि हाँ शुगर लेवल कम हो गया, मैं फालतू में सिक्रेट कराऊंगा तो जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज है वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो नेगेटिव फीडबैक भेजेगा इसको कि भाई बंद हो जाओ, अब जरूरत नहीं है मुझे इंसुलिन की। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, पेनक्रियास जो है और फर्दर जो है इंसुलिन को रिलीज करवाना बंद कर देंगे। अब हम जो PYQs थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया है कि व्हाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ कह रहे हैं कि जो केमिकल कम्युनिकेशन है वो क्यों ज़्यादा बेहतर है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के कंपैरिजन में, यानी कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्यों बेहतर है, मतलब आपके जो न्यूरॉन वाले सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दौड़ रहे हैं न्यूरॉन्स पे, ठीक है, क्यों बेहतर है, क्योंकि देखो सबसे पहला जो है नर्व इम्पल्सेस जो है सिर्फ कुछ कुछ सेल्स तक ही पहुंच पाती है नर्वस टिश्यू के थ्रू, ये उन्हीं को ही फिर सिग्नल दे पाएंगी। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हर जगह पहुंच जाएंगी ये। पर जो आपका केमिकल सिग्नल था, जो एंडोक्राइन सिस्टम था, वो जो हार्मोन था वो ब्लड में एक बार रिलीज हो रहा था तो पूरे ब्लड में पहुंच रहा था, आपका ब्लड तो हर जगह ही जाता था, वो घूम घूम के पहुंच जाता है। फिर अगला है these cells after generation and transmission of nerve impulses take some time to reset their mechanism before a new impulse is generated and transmitted. Okay, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, देखो होता क्या है कि जैसे ये न्यूरॉन्स थी, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब आएगा, ये जब इस पर दौड़ेगा, ये क्या करेगा, ये पहले उस काम को फिनिश करेगा, ठीक है। और अगर सपोज करिए जो पहला काम मैंने जब इसे दिया और साथ साथ में मैंने उसी टाइम इसको दूसरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दिया कि भाई ये भी काम साथ में कर दे, तो जो मेरी न्यूरॉन्स है वो सेकंड वाले सिग्नल को रिसीव ही नहीं कर पाती हैं, ये पहले दोबारा से अपने आपको रिसेट करेंगी, फिर जो आपके सेकंड सिग्नल को समझेंगी। या आप इसको ऐसे भी समझो कि जैसे आप सपोज करो कि आप थे, है ना, आपको अपनी मम्मी ने कोई काम बोला, आपने वो काम कर दिया, ठीक है, फिर जैसे ही आप बैठे तभी आपकी मम्मी ने आपको दूसरा काम, बैठे भी नहीं थे मैंने, तभी आपकी मम्मी ने बोला कि दूसरा काम कर दे, अभी ये वाला काम कर दे, तो आप क्या बोलते हो कि अभी रुक जाओ मम्मी, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो, फिर मैं वो काम करूंगा। तो यहाँ पे आपने क्या करा, रेस्ट किया, फिर आपने दूसरा काम रिसीव किया। वैसे आपकी न्यूरॉन्स है, पहले वो एक काम को करेंगी, फिर वो रेस्ट करेंगी, फिर वो दूसरा काम पकड़ेंगी, तो जिसकी वजह से क्या है, आप उसको कभी दूसरा सिग्नल भी दोगे ना उसी टाइम, तो ये काम भी उसको रिसीव ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है हम केमिकल सिग्नल्स को जो है ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और जो केमिकल कम्युनिकेशन है उसमें जो है वो ब्लड के थ्रू जो है तैर के जाता है आपकी बॉडी के अंदर जहाँ भी जाना है, और इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है हार्मोन्स का, ठीक है। फिर है राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स इन ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू इट। तो इसलिए सबसे पहले इंसुलिन का काम क्या था, जो भी ब्लड शुगर लेवल आपकी बॉडी में बढ़ रहा था उसको ये करता था, कम करता था, तोड़ता था उस ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकोज को। एंड अगर कम होगा इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज, तो आपको क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड। ये कह रहे हैं कैसे टाइमिंग और अमाउंट जो है रिलीज इंसुलिन की वो रेगुलेटेड होती है, कैसे रेगुलेट करता है बॉडी। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में पेनक्रियास क्या करती हैं, इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड जैसे ही कम हो जाता है ग्लूकोज का लेवल तो इंसुलिन जो है बंद हो जाता है रिलीज होना, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है टाइमिंग और अमाउंट के हिसाब से जो आपका इंसुलिन रिलीज होता है आपकी बॉडी में। फिर अगला क्वेश्चन है थर्ड, अ स्क्विरल इज इन स्कैरी सिचुएशन, कि कोई एक स्कैरी सिचुएशन में स्क्विरल है और उसकी बॉडी जो है वो या तो फाइट करना चाहती है तो भागना चाहती है। तो बताइए इसकी बॉडी के अंदर, स्क्विरल की बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे।
लड़ने के लिए या भागने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, उसका दिल धड़केगा बहुत तेज है क्योंकि उसे भागना है, फास्ट ब्रीथ करना स्टार्ट कर देगी, उसकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, ब्लड है, वो टूटना स्टार्ट होगा ताकि उसको एनर्जी मिले, उसके बोन्स में, उसके मसल्स तक वो जाए एंड वो तेज से भाग सके वहाँ से, ठीक है। या आप इसमें ऐसे भी बोल सकते हो, कोई एक और क्वेश्चन ये भी था कि अगर चीता जो है शिकार करने जा रहा है तो जब वो भागेगा तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो ये सारे के सारे चेंजेस आएंगे एंड उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन ये सब काम करवा रहा है, एड्रेनलिन ये सब काम करवा रहा है उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर है नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है। और एंड थायराइड स्टेटिंग वन मेन फंक्शन ऑफ एज। ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है बॉडी की। जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरॉक्सिन। एंड थायरॉक्सिन का क्या काम था, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करवाने का था। नेम द डिसऑर्डर अ पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अबव मेंशन्ड हार्मोन्स। तो कह रहे हैं कि अगर जो है ग्रोथ हार्मोन्स के जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी पर्सन के अंदर तो कौन सी बीमारी से सफर करेगा, दैट इज ड्रॉपिज्म। और अगर थायरॉक्सिन में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो वो किससे सफर करेगा, गोइटर से सफर करेगा। एंड हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज रेगुलेटेड, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। आप इसमें एग्जाम्पल ग्लूकोज का दे सकते हैं कि अगर ग्लूकोज जब आप खाना खाते हो तो एकदम बढ़ जाता है तो बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, वो क्या करता है इस ग्लूकोज को तोड़वाता है, इससे एनर्जी बनवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में सीक्रेट करवाता है, जिसकी वजह से क्या है ग्लूकोज की कमी हो जाती है। एंड जैसी ग्लूकोज की कमी होती है तो ये सिग्नल जाता है पैनक्रियास के पास एंड वो क्या करती है, इंसुलिन को सीक्रेट कराना फर्दर बंद कर देती है, नेगेटिव फीडबैक भेजती है वो इसको कि भैया और फर्दर जरूरत नहीं है। ओके, एक ये डिफरेंस है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो कहते हैं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्लांट्स में है वो किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से, मेनली प्लांट हार्मोन्स करवाती हैं। पर जो एनिमल्स हैं उसमें जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो हार्मोन्स है, ये आपस में मिलजुल कर जो है इस काम को करती हैं। एंड जो प्लांट्स हैं उनमें इतने जल्दी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता जैसा एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल एकदम मिली सेकेंड्स में, जैसे आप रिफ्लेक्स एक्शन देखते हो, है ना। कि और इनके पास क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं होता इसलिए इनके पास इतना फास्ट रिस्पॉन्स नहीं होता। ये बस थोड़े बहुत जो स्टिमुला रहते हैं उनको आप थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दे देते हैं धीरे धीरे, जैसे कि आपने ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ी थी, है ना, फोटोट्रॉपिज्म हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया, तो उस पर छोटा मोटा रिस्पॉन्स देती हैं कहते हैं प्लांट्स जो हैं। पर जो एनिमल्स है वो बहुत क्विक रिस्पॉन्स देती हैं क्योंकि नर्व सिस्टम में क्या जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इतना तेज भागता है, कोई भी अगर आता है तो इसमें जैसे रिफ्लेक्स आर्क जो है एग्जाम्पल आ जाता है। तो एनिमल्स प्लांट्स के कॉरस्पॉन्ड में बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। एंड आपको अगर ये चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।